हाय, आई वेलकम यू टू कानपा एजुकेशन। मैं हूं चंदन चौबे। यहां आप बिल्कुल ठीक पढ़ रहे हैं। हमारे यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने रिसेंटली बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे दिया है कि 2024 तक जो ये अमित शाह की गवर्नमेंट है वो इंडिया को माओइस्ट से फ्री कर देगी। क्या ये बस इलेक्शन जीतने के लिए बोला हुआ डायलॉग है या इसमें कुछ सच्चाई भी है? क्या ये पॉसिबल भी है? क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाकई ऐसे एक्शंस ले भी रही है जिससे लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म को टैकल किया जा सके? जो डाटा है इससे रिलेटेड वो क्या कहता है, सब कुछ जानेंगे बहुत ही डिटेल में। लेकिन सबसे पहले आपको जवाब देना होगा कमेंट सेक्शन में हमारे एक क्वेश्चन का। और क्वेश्चन है हमारा, इंडियाज फर्स्ट एंड ओनली ट्राई सर्विस थिएटर कमांड एग्जिस्टेड। आपके ऑप्शन है ए लद्दाख, बी अरुणाचल प्रदेश, सी अंडमान एंड निकोबार एंड डी गुजरात। ये टॉपिक काफी ज्यादा न्यूज में है तो इसका आंसर आपको जरूर पता होना चाहिए। और अगर न्यूज में नहीं भी है तो भी सिंपल ट्रिक से इस क्वेश्चन का आंसर कोई भी बता सकता है। नाउ इस टॉपिक को अगर आप अच्छे से समझना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको समझना होगा एक बेसिक डिफरेंस, और ये है फिलॉसफी और आइडियोलॉजी में। फिलॉसफी में अगर कोई बात आपको किसी को मनवानी है तो आप उसे लॉजिक या रीजन देंगे, अपनी बातों का उसके साथ डिबेट या डिस्कशन करेंगे। और जितनी भी पार्टीज मौजूद होंगी उसमें उन सबको बराबर का अधिकार मिलेगा अपनी बात को रखने का। इसके बाद से जो फाइनल कंक्लूजन होगा उसी को बिना किसी झिझक के सब कोई सच मान लेता है। तो ये होती है फिलॉसफी। लेकिन आइडियोलॉजी में ऐसा कुछ भी नहीं होता। यहां कोई महापुरुष अपने आप ही पैदा हो जाता है, लोगों को ना जाने कौन सी घुट्टी पिलाकर उनकी सिक्योरिटी उनकी इनसिक्योरिटीज का कौन सा फायदा उठा करके उनको अपना फॉलोवर बना लेता है। फिर कोई डिबेट एंड डिस्कशन नहीं होता, बस जो महापुरुष ने कह दिया वही सच है, वही पत्थर की लकीर हो जाती है। अगर इसे मान लिया तो ठीक, नहीं तो चलेंगी गोलियां। इसीलिए मार्क्सिज्म इज एन आइडियोलॉजी बट गांधीयन इज अ फिलॉसफी। अब देखा जाए तो टेररिज्म हो या फिर माओइज्म, दोनों ही आइडियोलॉजी हैं, क्योंकि दोनों में ही डिबेट एंड डिस्कशन, रीजन, लॉजिक, इन सब का कुछ भी जगह नहीं रहता। बस एक किताब होती है, उसमें लिख दिया गया हो कुछ, या फिर किसी महापुरुष ने किसी समय में कुछ बोल दिया हो, वही सच हो जाता है इनके फॉलोवर्स के लिए। एक और तो आप देखते हैं कि टेररिज्म पर हमारी मीडिया कितना कवरेज करती है। मोस्टली उनका सारा फोकस जो होता है वो जम्मू एंड कश्मीर के टेररिज्म की प्रॉब्लम पर ही रहता है। बट वहीं दूसरी ओर माओइज्म, नक्सलिज्म कितनी बड़ी समस्या है, इस पर कोई भी जल्दी ध्यान देने को तैयार नहीं होता। मैं ये कह सकता हूं कि आप में से कईयों को शायद ये पता भी ना हो कि नक्सल वायलेंस में पिछले 20 सालों में 12,000 लोगों की जानें जा चुकी हैं। इसमें से 2700 तो देश के जवान हैं, सिपाही हैं, जबकि बाकी के निर्दोष लोग ये कई बार छुपकर हमारे देश के जवानों पर अटैक कर देते हैं, और इससे हमारे काफी सारे जो जवान होते हैं वो वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। गवर्नमेंट को माओइज्म की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सिक्योरिटी पर्पज से हजारों करोड़ रुपए खर्च करने पड़ते हैं, और 2018-19 में ही अलग से 1344 करोड़ रुपए फंड इशू करना पड़ा था सिक्योरिटी पर्पज के लिए, ताकि नक्सलिज्म से जो हमारे देश है उसकी रक्षा हो सके। अब मैं आपको यह भी बता दूं कि शायद आपके दिमाग में यह क्वेश्चन आ रहा होगा कि नक्सलिज्म और माओइज्म में कोई फर्क भी होता है या फिर ये दोनों सेम होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि माओइज्म में स्टेट पावर को यानी सत्ता को कैप्चर करने के लिए इलीगल और अनडेमोक्रेटिक मींस का सहारा लिया जाता है। और यहां पर कैसे ये किया जाता है, तो इसमें वायलेंस का, आर्म्ड इंसर्जेंसी का, मास मोबिलाइजेशन का, या फिर स्ट्रेटेजिक अलायंसेस बना करके जो चुनी हुई सरकार होती है उसको किसी तरीके से दरकिनार करना होता है। और यहां पर
जो प्रोपेगेंडा और झूठी इंफॉर्मेशन फैलाने का भी काम किया जा सकता है। इससे भी लोगों की जो आस्था होती है वो लोकतांत्रिक व्यवस्था से उठाई जाती है और फिर जो है अपना माओइज्म इस तरीके से करके सरकार को घुटनों पर ला देता है या सत्ता से ही बेदखल कर देता है लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार को। इसीलिए ये अनडेमोक्रेटिक होता है। वहीं दोस्तों जो नक्सलिज्म होता है वो भी सेम यही काम करता है, उसका भी यही अप्रोच होता है। जो नक्सलिज्म है ये नाम पड़ा है नक्सलबाड़ी नाम का एक वेस्ट बंगाल का गांव है उसके बेसिस पर, और यहां पर किसी समय में काफी ज्यादा नक्सलिज्म की हरकतें होती थी या यूं कहे माओइज्म के इंसिडेंट्स होते थे। बट मेरा यहां पर पर्सनल ओपिनियन ये है कि नक्सलिज्म वर्ड का इस्तेमाल ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जरूरी नहीं है कि इस गांव का हर आदमी माओइज्म की आइडियोलॉजी से इंस्पायर्ड हो। तो ओवरऑल यही समस्या है जिसे अमित शाह जी 2024 तक खत्म करना चाहते हैं। बट आखिर देश का होम मिनिस्टर किस बेसिस पर इतनी बड़ी बातें कर रहा है? क्या इसके रिगार्डिंग कोई फैक्ट है, डाटा है, कोई तथ्य है? तो इसके लिए अमित शाह जी ने खुद ही एक फैक्ट प्रस्तुत किया है और वो है 2009 से 2021 तक का डाटा। इसमें वो कह रहे हैं कि 2009 में 2258 इंसिडेंसेस हुए थे, जो घटकर 2021 में 509 केसेस रह चुके हैं और 2024 तक ये जीरो हो जाएगा, ऐसा मानना है अमित शाह जी का। इसके अलावा जो ये आप तीनों मैप देख रहे हैं, वो जो डार्क रेड शेडोज है वहां माओइज्म की प्रॉब्लम सबसे गंभीर है। बट 2007 से लेकर के 2013 में ये और कम हो जाता है और फिर 2018 में और कम, कुछ समय और बीतता है और इसके बाद ये केसेस और कम हो जाते हैं। तो यहां पर एक बात मैं आपको और बता दूं कि यहां पर अगर देखा जाए तो 2007 से लेकर के 2013 तक भी माओइज्म की समस्या लगातार घट रही थी। उस वक्त कांग्रेस की गवर्नमेंट जो थी वो सेंटर में थी। तो मेनली यहां पर यह कहना चाहता हूं कि जो नक्सलिज्म की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं उसमें जो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है वो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस का है। बट अगर कोई गवर्नमेंट क्रेडिट लेना चाहती है तो इसमें हम किसी पॉलिटिकल पार्टी के आधार पर कोई भेदभाव नहीं कर सकते। मगर साथ में आप लोगों को यहां पर यह भी जानना जरूरी है कि आखिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऐसे क्या क्या स्टेप्स लिए हैं जिसके कारण नक्सलिज्म की प्रॉब्लम लगातार कम हो रही है। तो इसके लिए अपनाई गई है ट्वीन स्ट्रेटेजीज, जिसमें दो चीजों पर बहुत ज्यादा फोकस किया गया है। एक है माओइस्ट इन्फेक्टेड एरियाज में डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पर काम करना, वहीं दूसरी ओर मिलिट्री एक्शन अगेंस्ट नक्सल को भी प्रायोरिटी पर रखा गया है। नाउ मैं आपको बता दूं कि कई तरीके के डेवलपमेंट वर्क्स नक्सल एरियाज में काफी तेजी से पिछले कुछ वर्षों में किए गए हैं, जैसे कि रोड कंस्ट्रक्शन करना, मोबाइल टावर्स लगाना, बैंक्स खुलवाना, पोस्ट ऑफिसेज खुलवाना, एटीएम्स, स्कूल, कॉलेजेस, सब कुछ, पानी की व्यवस्था करना, ड्रेनेज की व्यवस्था करना और यहां तक कि हाउस फॉर ऑल जैसी गवर्नमेंट स्कीम्स को धरातल पर काफी अच्छे से इंप्लीमेंट करना। इन सब कामों को करने के लिए गवर्नमेंट की एक एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स की जो स्कीम है उसमें 112 मोस्ट बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट जो हैं भारत के चुने गए थे। उसमें 35 जो हैं डिस्ट्रिक्ट्स जिले वो माओइस्ट अफेक्टेड है, वहां पर भी काफी ज्यादा ध्यान दिया गया। जिन माओइस्ट रीजन को माइनिंग करके छोड़ दिया गया था वहां के रिसोर्सेज को कैप्चर कर लिया गया था गवर्नमेंट के द्वारा और इसके बदले वहां रहने वाले लोगों को कुछ भी नहीं मिला था, जिसके कारण वो लोग नक्सल का जो रास्ता है उसकी तरफ मुड़ रहे थे। गवर्नमेंट के खिलाफ उनके मन में काफी असंतोष हो गया था। तो अपनी गलती को गवर्नमेंट ने इस बार माना और यहां पर उस गलती को ठीक करने के लिए प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना को लॉन्च किया गया। इसमें हुआ क्या, तो जहां पर भी माइनिंग हुई थी उसके एडवर्स जो एनवायरमेंटल इंपैक्ट थे उनको सही करने के लिए स्टेप्स लिए गए। इसके अलावा कई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जो हैं उनको भी अच्छे से वहां पर इंप्लीमेंट किया गया। इसके बाद से सिक्योरिटी फोर्सेस पर आ जाते हैं। तो सिक्योरिटी फोर्सेस ने अच्छे से नक्सलाइट्स के खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशन चलाने के लिए समाधान स्ट्रेटजी को इंप्लीमेंट किया। समाधान स्ट्रेटजी में एस फॉर स्मार्ट लीडरशिप, ए फॉर अग्रेसिव स्ट्रेटजी, एम फॉर मोटिवेशन एंड ट्रेनिंग, ए फॉर एक्शनेबल इंटेलिजेंस,
D4 dashboard of KPIs and KRAs, and H for harnessing technology, A for action plan for each theater, and N for no access to फाइनेंस। ये 8 स्टेप्स हैं जो अलग अलग दिख रहे हैं मगर अलग अलग हैं नहीं। इनके इंटीग्रेटेड अप्रोच से ही सिक्योरिटी फोर्सेस काफी ज्यादा सक्सेसफुल रही हैं नक्सलिज्म को लगभग खत्म करने में। अब सिक्योरिटी फोर्सेस ड्रोन का इस्तेमाल करती हैं जो ये हार्नेसिंग टेक्नोलॉजी है उसकी स्ट्रेटेजी के बेसिस पर। एक्शनेबल इंटेलिजेंस इन्हीं टेक्नोलॉजी के बेसिस पर मिलता है। इसका प्रॉपर डाटा बेस तैयार किया जाता है ताकि प्रॉपर एक्शन लिया जा सके। जो सरेंडर करना चाहते हैं नक्सलाइट्स उनके लिए प्रॉपर फैसिलिटी डेवलप की गई है, उनको प्रॉपर मोटिवेट किया जाता है, उनको ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग के थ्रू उनको कोई ऐसा स्किल सिखाया जाता है जिससे वो मेन स्ट्रीम सोसाइटी में ऐड हो सके। और इसके बाद से दोस्तों इन सारी स्ट्रेटेजी को ठीक से इंप्लीमेंट करने के बाद ही अब जो पॉजिटिव आउटकम्स है वो मिलने शुरू हो चुके हैं। इसके अलावा दोस्तों माओइस्ट को चाइना पाकिस्तान से कोई सपोर्ट ना मिल पाए उसको रोकने के लिए भी बॉर्डर सर्वाइलेंस, एनजीओ पर तरह तरह के रेगुलेशन लगाना, इस तरीके के कई स्टेप्स लिए गए हैं और इसको इफेक्टिव बनाने के लिए और भी बहुत कुछ किया गया है। फिलहाल लौटते हैं अपने क्वेश्चन पर। तो हमारा ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर है ऑप्शन सी, अंडमान एंड निकोबार। और रिसेंटली राजनाथ सिंह जी जो हैं वो थिएटर कमांड की विजिट पे थे और यहां पर आप देख सकते हैं इंडिया का फर्स्ट एंड ओनली ट्राई सर्विस थिएटर कमांड। अगर दोस्तों आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता भी नहीं था तो आप सिंपली यहां पर अंदाजा लगा सकते थे कि ट्राई सर्विस में इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स तीनों आ गई। जो बाकी के 3 ऑप्शन है अंडमान एंड निकोबार के वो किसी भी समुद्र से लगकर नहीं है अगर गुजरात को छोड़ दिया जाए तो। लेकिन यहां पर आप अंदाजा लगा सकते थे, 2 ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते थे आसानी से और उसके बाद आप इजीली ये अंदाजा लगा सकते थे कि गुजरात से ज्यादा एक्चुअल में अंडमान एंड निकोबार होगा जहां पर इन ट्राई सर्विसेज का कोई कमांड बन पाए। फिलहाल अब ये है हमारे इस लेक्चर का एंड। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।